Hello students, now this is another poem of your syllabus. We are the music makers. This is the last poem of your syllabus. Poem number 10 जो है वो आपकी We are the music makers है. और इस poem का जो theme है उसमें the poet is actually talking about the musicians, painters, artists, poets, इन सब के बारे में poet जो है वो बात कर रहा है. तो ये जो We है इट एक्चुअली रिफर्स टू ऑल द आर्टिस्ट, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, पेंटर्स हों, पोएट्स हों, राइटर्स हों. ठीक है. द पोएम रिफ्लेक्ट्स टू ऑपोजिट व्यूज़ अबाउट आर्ट्स. इस पोएम में पोएट ने दो डिफरेंट व्यूज़ बताए हैं आर्ट्स के बारे में. और पहला व्यू क्या है? दैट आर्ट इज़ यूजलेस. पहले लोग ये बोल रहे हैं कि आर्ट यूजलेस है and it gives pleasures, make us unrealistic and escapist and they have no effect on real life. तो जो पहला ग्रुप है उसका कहना ये है कि आर्ट यूजलेस है, ये हमको escapist बनाती है, अनरियलिस्टिक बनाती है और इसका रियल लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. लेकिन जो दूसरा ओपिनियन है उसमें लोग बोल रहे हैं कि आर्ट मेक्स आवर लाइफ कलरफुल एंड गिव्स अ डायरेक्शन, डिटरमाइन करती है, डायरेक्शन देती है. इट इंस्पायर्स द पीपल फॉर चेंज. और ये जो आर्ट, आर्किटेक्चर, पोइट्री, ठीक है, राइटिंग्स होती हैं, क्रिएटिव राइटिंग्स होती हैं, ये लोगों के अंदर चेंज लाने का काम करती हैं. दस द पोएट प्रोजेक्ट्स द सेकेंड पॉइंट इन द पोएम. लेकिन इस पूरी पोएम में द पोएट इज़ एक्चुअली हाईलाइटिंग द सेकेंड ओपिनियन गिवन बाय द पीपल. यानी कि सेकेंड ओपिनियन क्या है? दैट आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारी लाइफ को कलरफुल करती है, डिटरमाइन करती है, लोगों को के अंदर चेंज लाने की कोशिश करती है. ठीक है. अब आप पोएम पे आ जाइए. तो पहला स्टैंजा, देयर आर ओनली 3 स्टैंजास और हर स्टैंजा की जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल अलग है. और ये जो पोएम है ये एक ओड है. इसकी राइमिंग स्कीम देखिए यहाँ पे मेंशन करी हुई है, AB CD. एंड वी आर द म्यूज़िक मेकर्स में जो वी है, टाइटल बिल्कुल एप्ट और सूटेबल है बिकॉज द पोएट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट्स. ठीक है, आर्टिस्ट कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, तो टाइटल इज़ एप्ट, सजेस्टिव. और ये आर्टिस्ट ही होते हैं जो म्यूज़िक मेकर्स होते हैं, जो वर्ल्ड को शेक करते हैं, जो क्रिएटिविटी लाते हैं, जो चेंज लाते हैं, जो लाइफ को कलरफुल बनाते हैं. वी आर द म्यूज़िक मेकर्स and we are the dreamers of dream. Poet says that all artists, including poets, including painters, writers, authors, musicians, तो they are music makers. ये जो है they create music, harmony. ठीक है, they make our desires real by giving powerful expression and we are dreamers of dreams. And according to the poet, the makers of the music, the sweetness and harmony and the dreamers of the dream, signifying all the things we desire in life. तो ये जो musicians होते हैं ये dreamers of dream होते हैं और यही हमारी लाइफ को फुलफिल करते हैं, एक पावरफुल एक्सप्रेशन देते हैं. अब ये कैसे होते हैं? wandering by lone sea breakers and sitting by desolate streams. Now the poet is talking about the character, conduct, behavior of the artists. So the poet describes, ठीक है, and he says that these souls, they are sea breakers. They move lonely around the sea waves. They sit lonely across the streams, by the side of the streams. World losers and world forsakers. ठीक है. अब ये जो दो बात है ये पोएट थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा है, उनके बारे में बोल रहा है कि दे आर सो सैक्रिफाइसिंग इन देयर नेचर दैट दे रिनाउंस द कंफर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. दे आर अनसक्सेसफुल पीपल. वर्ल्ड फॉरसेकर्स का मतलब द वन हु डू नॉट वांट टू एंजॉय द लग्जरी एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ. सो दे आर फॉरसेकर्स अपॉन whom the pale moon gleams. This highlights the difficult situation of their life. तो these are such people के they are so dull that even the moon shines make them dull. Yet we are the movers and the shakers. इतनी negative points होने के बावजूद the artists, they are the one who can shake and who can push the society of the world forever it seems.
तो दुनिया में कोई भी दौर आप देख लीजिए, कोई भी एरा देख लीजिए, पोएट्स और म्यूजिशियंस और राइटर्स जो हैं वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने की ताकत रखते हैं और सोसाइटी को पुश करते हैं कि वो शेक करे और क्राइम है, सिन है, लाई है, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएं। हालांकि खुद जो है वो फोर्सेकर्स होते हैं, दे डोंट वांट टू enjoy the comforts of the world, but still their pens are mightier than the sword and they have the power to change the world with wonderful deathless ditties. सेकेंड स्टैंजा में आप आएंगे, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट एवरलास्टिंग इमॉर्टल सॉन्ग्स। डेथलेस का मतलब एवरलास्टिंग या फिर इमॉर्टल, और डिटीज का मतलब है सॉन्ग। ओके, सो द पोएट फोकसेस आवर अटेंशन टू ऑन द पावर ऑफ द आर्टिस्ट। We know how they inspire generation of men with new revolutionary ideas. With their deathless ditties, immortal creations, they inspire people to build the world's great cities. And out of a fabulous story, we fashion an empire's glory. तो ये जो poets हैं, ये जो writers हैं, ये जो creators हैं, ये एक अपने फैंटेसीफुल वर्ल्ड में से आइडिया लेकर के आते हैं कि कैसे एक एम्पायर की ग्लोरी को मेंटेन किया जाए, यानी कि किसी एक एम्पायर को या किंगडम को कैसे नाम दिया जाए, फेम दिया जाए। हाँ, तो वी ऑफन टॉक अबाउट द आर्टिस्ट हाइट ऑफ एन एम्पायर टू जज इट्स ग्रेटनेस। किसी भी दौर के आप एम्पायर के किंगडम की बात करेंगे तो उस दौर का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है वो डिसाइड करता है। जैसे मुगल्स के बारे में ताजमहल देखते हैं तो हम समझते हैं कि वो कितने ग्रेट ग्रैंड थिंकर्स थे और उनकी आर्ट कितनी स्ट्रांग थी। सिमिलरली एक आर्टिस्ट ही डिसाइड करता है कि किसी एम्पायर की ग्लोरी को कैसे बढ़ाया जाए। नो मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फॉर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन। उसने बोला कि वन मैन कैन बिकम अ किंग विद न्यू आइडियाल्स एंड बिग ड्रीम्स। ओके, बट even one artist can change the मतलब can go in front of that king and can conquer a crown। उस राजा को जीत सकता है अगर उस आर्टिस्ट के आर्ट में पावर है तो। and 3 with a new song measure can trample an empire down। और ऐसे 3 अगर आर्टिस्ट मिल जाते हैं, ऐसे 3 रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट अगर मिल जाते हैं, so they can create such a meaningful slogan or song or poem which can crush an empire down। तो ये रिफ्लेक्ट करता है दैट द पेन इज़ माइटियर देन द स्वर्ड। और एक आर्टिस्ट के अंदर भी पावर होती है कि वो अपने ड्रीम से निकले हुए फैंटेसी की हेल्प से एक क्राउन को कॉन्कर करे, एक राजा को हराए। और 3 रेवोल्यूशनरी जो होते हैं वो अगर एक सॉन्ग लिख देंगे मीनिंगफुल तो वो एक एम्पायर को क्रश करने की ताकत रखता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा वेयर द पोएट सेज वी इन द एजेस लाइन। यहाँ पे वी फिर कलेक्टिवली सारे आर्टिस्ट्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो पोएट बोल रहा है कि इन एंशियंट एजेस वी नो अबाउट व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द बेरीड पास्ट ऑफ अर्थ। तो अगर आर्टिस्ट के बारे में आपको जानना है तो वी शुड गो टू 612 BC। बेरीड पास्ट का मतलब यहाँ पे 612 BC है, जब क्या क्या बना था, नाइनिवा, ठीक है, एंड बैबल। ये दोनों रेफरेंस को आप याद रखिएगा, दे आर बिब्लिकल रेफरेंसेस। टावर ऑफ बैबल which was built by the king in order to reach heaven। उस टाइम पे एक मेसोपोटामियन सिटी, ये जो नाइनिवा है ये एक एंशियंट असाइरन सिटी है मेसोपोटामिया की। नाउ इन द सिटी विच इज़ फ्लरिशिंग इन इराक, और अब ये इराक में है, ये कैपिटल है असाइरन एम्पायर का। एंड इट वॉज फाउंडेड बाय निम्रोद। निम्रोद एक रूलर था जिसका कुरान में भी रेफरेंस है, और ये इसीलिए दोनों रेफरेंसेस बाइबल के हैं। तो द पोएट एल्यूड्स टू द बाइब्लिकल नाइनिवा एंड टावर ऑफ बैबल द सिम्बल्स ऑफ ह्यूमन राइज एंड फॉल। ये दोनों जो हैं दे आर सिम्बल्स ऑफ ह्यूमन राइज एंड फॉल। नाइनिवा वॉज द फ्लरिशिंग कैपिटल ऑफ असाइरन एम्पायर in the Mesopotamian age, which was founded by Nimrod. It had a tragic fall as the people of Nineveh indulged in sinful acts। लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा सिन में इंडल्ज हो गए थे, तो this whole Nineveh fell, tragic fall face किया। Then he refers to the Tower of Babel, which is the symbol of human unity। तो ये जो है सारे आर्टिस्ट के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से बनाया गया था, लेकिन ह्यूमन एरोगेंस को भी दिखाता था, बिकॉज दिस टावर वॉज बिल्ड इन ऑर्डर टू रीच हेवन।
तो ह्यूमन आर्टिस्ट की यूनिटी को तो दिखाता ही है, लेकिन निगेटिव क्या दिखाता है कि दे जस्ट वांटेड टू फेस द गॉड। तो आर्टिस्ट जो है वो कभी मिथ नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू आर्टिस्ट आकर के उनकी सोच को गलत साबित कर देते हैं, ठीक है। तो द पोएट हैज़ गिवन द रेफरेंस ऑफ नाइनेवा एंड बैबल, और ये बता रहा है आगे पोएट कि आर्टिस्ट जो हैं दे कैन नेवर कम इन कंपैरिजन टू गॉड, क्योंकि जो न्यू आर्टिस्ट की जनरेशन होती है वो सोच को चेंज कर देती है। फॉर ईच एज इज़ अ ड्रीम दैट इज़ डाइंग और वन दैट इज़ कमिंग टू बर्थ, बिकॉज ओल्ड आर्टिस्ट दे डाई एंड द न्यू आर्टिस्ट दे कम अलॉन्ग विद द न्यू आइडियाज़, दस ड्रीम्स आर डेथलेस। तो जो ड्रीम्स होती हैं, जो आर्ट होती है, जो म्यूज़िक होती है, जो पेंटिंग होती है, वो डेथलेस होती है, भले ही आर्टिस्ट की डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये आप सारी पोएम है, और इसमें बस ये लिखना मत भूलिएगा कि टावर ऑफ बेबल जो है वो सिंबल है ह्यूमन यूनिटी और एफर्ट का, बट एट द सेम टाइम इट रिफ्लेक्ट्स दैट द आर्टिस्ट वांटेड टू फेस गॉड, वांटेड टू रीच हेवन, विच इज़ नॉट करेक्ट, and the tower was built to claim equality to God, and thus the builders were punished with different languages and confusion. This tower could never be completed. तो जो नए आर्टिस्ट थे उन्होंने इस बात को कंडेम किया, ये टावर कभी बन नहीं पाया, और ये जो सिटी था नाइनेवा वो अपने आप ही उसका फॉल हुआ, ट्रैजिक फॉल हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंस बढ़ गए थे और इसको निम्रौद रूलर ने बनाया था, ठीक है। तो ये है पूरी पोएम। बस आपको ये बात याद रखना है कि द पोएम इज़ द फर्स्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ म्यूजिक एंड मूनलाइट। द पोएम डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट एट इट इम्पैक्ट्स ऑन इट्स सराउंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट 2 लाइन्स में पोएट बोल रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू किल आर्ट। आर्ट को मारना इम्पॉसिबल है। इट लिव्स व्हेन ऑल डाइज। भाई एक सॉन्ग राइटर की डेथ हो सकती है लेकिन उस सॉन्ग की तो डेथ नहीं होगी। एक पेंटर की डेथ हो सकती है लेकिन पेंटिंग की तो डेथ नहीं होगी, ठीक है। एक आर्किटेक्चर की डेथ हो सकती है लेकिन वो जो आर्ट उसने बना के छोड़ रखी दुनिया में उसकी तो डेथ नहीं हो सकती है। तो दैट इज़ वाई द आर्ट ऑफ द आर्टिस्ट रिमेन्स अलाइव and keeps that particular artist also alive in the minds of the people. So this is all about the poem. The poem is actually written by Arthur William. बस आप इतना याद रखिएगा, आर्थर विलियम, और ये एक ओड है। एंड द अदर प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस इन गूगल मीट, ओके।